हेलो। नमस्कार साथियों, मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर चुके थे और हमने बड़े अच्छे ढंग से चर्चा की। और आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा, महान्यायवादी। कौन सा टॉपिक? महान्यायवादी हमारा नया टॉपिक रहेगा। बिल्कुल लप्पू सा टॉपिक है। क्वेश्चन 101% आता है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो। क्वेश्चन हर बार आता है और कई बार तो इस इतने से छोटे लप्पू से टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्यों? करंट से रिलेटेड भी इससे क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन इनको देखने वाले हैं कि महान्यायवादी कौन होता है। महान्यायवादी, तो हमारा टॉपिक महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं। बात करें इस महान्यायवादी की, तो इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में है। क्या? इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में है। बात करें अनुच्छेद आर्टिकल की, तो आर्टिकल 76 के तहत इसका उल्लेख मिलता है। क्या? आर्टिकल 76 के तहत इनका उल्लेख मिलता है। और इनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या? इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कि महान्यायवादी शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 5 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, महान्यायवादी शब्द का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में उल्लेख। भाग 5 में। कौन से भाग में? 5 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख मिलता है? महान्यायवादी का मिलता है। क्या? महान्यायवादी का मिलता है। बात करें इनकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति हमने जब प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ा था तो हमने आर्टिकल 76 के तहत यह पढ़ा था कि महान्यायवादी की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो महान्यायवादी पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो बात करें योग्यता की, तो सबसे पहले योग्यता यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो योग्यता नंबर 1, भारत का नागरिक। भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरी योग्यता, नंबर दूसरी योग्यता कम से कम कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो वह व्यक्ति क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। क्या? कम से कम, कम से कम 5 वर्ष का 5 वर्ष तक अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया गया हो। कार्य किया गया हो। बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे कि कम से कम 5 वर्ष तक अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो।
5 साल का अनुभव होना चाहिए। क्या बनने के लिए? महान्यायवादी बनने के लिए। तीसरी योग्यता, अगर ये नहीं है तो फिर तीसरी क्या होनी चाहिए? कम से कम 10 साल तक एडवोकेट के पद पर कार्य कर चुका हो। कम से कम है 10 वर्ष एडवोकेट यानी वकालत कर चुका हो। या क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की नजरों में कानूनी जानकार होना चाहिए। क्या? या राष्ट्रपति की नजरों में क्या होना चाहिए? कानूनी जानकार होना चाहिए। और वही व्यक्ति क्या बन सकता है? महान्यायवादी बन सकता है। तो चौथी योग्यता, राष्ट्रपति की नजरों में कानूनी जानकार, कानूनी जानकार। राष्ट्रपति की नजरों में क्या होना चाहिए? कानूनी जानकार होना चाहिए। तो वह व्यक्ति क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। वह व्यक्ति क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। ये एक योग्यता है भारत का नागरिक, ये तो होनी ही चाहिए। उसके बाद इन तीनों में से 2 योग्यता होनी चाहिए। क्या? इन तीनों में से 2 योग्यता होनी चाहिए। वो व्यक्ति क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। और त्याग पत्र भी देगा तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो अगली बात क्या लिखोगे? त्याग पत्र। त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अब अपन बात करेंगे महान्यायवादी के कार्य की, कि महान्यायवादी का कार्य क्या होगा। अब महान्यायवादी क्या करता है? यानी केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनके खिलाफ अगर कोर्ट में जाना हो, कोर्ट में पक्ष रखना हो, तो वो कौन रखेगा? महान्यायवादी रखता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर अपना प्रस्ताव रखने का कार्य कौन करेगा? कौन करेगा? महान्यायवादी। कौन करेगा? महान्यायवादी। तो कानूनी मामलों में सलाह देने का काम किसका होता है? महान्यायवादी का होता है। तो कार्य लिखोगे, कार्य कानूनी मामलों में सलाह देने का काम। कानूनी मामलों में सलाह देना, किसको सलाह देना? केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना किसका काम होता है? महान्यायवादी का होता है। क्या? महान्यायवादी का होता है। और केंद्र की तरफ से क्या रखता है? न्यायालयों के अंदर अपना पक्ष रखता है। तो नंबर 2 कार्य केंद्र की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालयों में अपना पक्ष रखता है। जो कानूनी जानकार होता है और केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालय में क्या रखता है? अपना पक्ष रखता है। वो भी कहाँ? न्यायालयों के अंदर। अगर केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कानूनी मामलों में पक्ष रखना हो तो वो कौन रखता है? महान्यायवादी रखता है। कौन रखता है? महान्यायवादी रखता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक ये सदन की दोनों बैठकों में भाग तो लेता है। क्या? सदन की दोनों बैठकों में भाग लेता है, लेकिन क्या? अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या? लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि महान्यायवादी सदन की दोनों बैठकों में भाग लेता है लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। यह संविधान के कौन से आर्टिकल में उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल 88 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 88 में यह उल्लेख मिलता है कि क्या दोनों सदनों में भाग ले सकता है लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आप नोट लगा के क्या लिखोगे? नोट लगा के ये लिखोगे, नोट लगा के क्या लिखोगे? यह बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सदन की दोनों, ऐसे लिख लो, दोनों सदनों में, दोनों सदनों की बैठक में, बैठक में भाग लेता है लेकिन, लेकिन क्या? मत का प्रयोग, मत का प्रयोग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसका प्रयोग? मत का प्रयोग। बैठक में भाग जरूर लेगा दोनों सदनों में, लोकसभा व राज्यसभा में, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता। यह बात आर्टिकल 88 में, इसका उल्लेख है आर्टिकल 88 में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि महान्यायवादी है वो सदन की दोनों बैठकों में भाग लेता है लेकिन मत का प्रयोग नहीं करता। और कानूनी जानकार होने के कारण इसे क्या कहेंगे? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। तो नोट लगा के लिखना, इसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। अधिकारी राज्यों के अंदर महाधिवक्ता होता है और यहाँ कौन होगा? केंद्र सरकार में महान्यायवादी, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है किसको? महान्यायवादी को। क्या? महान्यायवादी को सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। यह आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको दर्जा प्राप्त होता है। क्या? हाई कोर्ट के सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है किसको? महान्यायवादी को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है किसको? महान्यायवादी को। अब सबसे पहले महान्यायवादी किसको बनाया गया था? तो शीतलवाड़ को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट कौन महान्यायवादी? फर्स्ट महान्यायवादी कौन? MC शीतलवाड़। फर्स्ट न्यायवादी MC शीतलवाड़। और वर्तमान में वेंकटरमणी। कौन? वेंकटरमणी वर्तमान में पूछे
हम चर्चा कर रहे थे महान्यायवादी की। किसकी चर्चा कर रहे थे? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल की चर्चा कर रहे थे। बात करें इनकी तो मैंने बताया इनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख मिलता है। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और त्यागपत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। योग्यता में हमने देखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायालयों के अंदर अन्य न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, या फिर तीसरी योग्यता कम से कम 10 साल तक या तो वकालत की हो, वह व्यक्ति क्या बन सकता है? महाधिवक्ता बन सकता है। और चौथी योग्यता यानी राष्ट्रपति की नजरों में कानूनी जानकार होना चाहिए, तो वह व्यक्ति क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। अब इनके कार्यों में हमने देखा कि कार्य है वो सरकार का पक्ष रखता है, विभिन्न न्यायालयों के अंदर सरकार की तरफ से क्या रखता है? कानूनी मामलों में पक्ष रखता है। कानूनी जानकार होने के कारण इसे कानूनी सुरक्षा अधिकारी भी कहा जाता है। सदन की दोनों सदनों की बैठक में भाग लेता है लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। यह आर्टिकल 88 के अंदर उल्लेख है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? शीतलवाड़, और वर्तमान में आर वेंकटरमण। यह था हमारा महान्यायवादी का टॉपिक। आशा उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।